हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 1.2 और टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्याएं। चलो तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, पिछली क्लास में भी आप अपरिमेय संख्याएं जान चुके हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर इसकी एक परिभाषा और होती है कि जिनका वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, वह भी परिमेय संख्याएं होती हैं, एग्जाम्पल देख लेते, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें पाई भी शामिल है। पाई भी एक जो ऑब्जेक्ट में आता है, कक्षा 10 में बहुत बार आया भी है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे पाई का मान होता है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। याद रखना, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं आप जान चुके हैं। और जो पाई का दशमलव का मान होता है वो भी अपरिमेय संख्या है। चलो अब अपरिमेय संख्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी √2 का आ जाता है, कभी √5 का आ जाता है। तो चलो जी एग्जाम्पल, या इसको प्रमेय बोलो या फिर कुछ भी, तो इसको सॉल्व कर लेते। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करते? विरोधाभास से सॉल्व करते हैं। पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, वैसे कुछ नहीं है। √2 आप जानते ही हो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको इतना डिटेल में थ्योरी में बना के दिया है। चलो कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते? इसके विपरीत चलते हैं। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? ये भी तो पूर्णांक मान लेते हैं। ये भी हम दो पूर्णांक, अतः हम दो पूर्णांक ए तथा बी मान लेते हैं कि √2 बराबर a/b। क्यों माना है? क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या के रूप में विरोधाभास करते हुए परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का रूप भी लेना पड़ेगा, a/b। तो परिमेय संख्या का रूप ले लिया। इसके बाद ए भी क्या है? ए भी सहभाज्य भी है। ए भी क्या है? a तथा a b दो पूर्णांक सहअभाज्य है, जो एक दूसरे से नहीं कटते हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? सहअभाज्य।
सहअभाज्य है तो √2 इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b√2 बराबर a आ जाएगा, √2 बराबर a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, का वर्ग करने पर एक बार इस विधि को अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो फिर इसको b² हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट है, रूट में 2 का भाग, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि √2 है तो रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 में हम 2 का भाग देंगे, वर्ग करेंगे तो 2 से 2 कट जाते हैं, ठीक है, इसलिए तो √2b² बराबर a² हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो इसका मतलब है b² बराबर a²/2, a²/2 आ जाएगा। अतः क्या है, a² 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। चलो अब मिटा लेते हैं। ये भी √2 से विभाजित होगा। अतः अब क्या हम मान रहे, a बराबर क्या मानेंगे, 2c मान लेंगे, लिख सकते हैं, जैसे a भी पूर्णांक माने थे ऐसे c को भी मान लिया। c क्या है, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, c भी एक पूर्णांक है, c भी पूर्णांक है, तो a की जगह पे क्या करना है, 2c लेना है, ठीक है। तो a की जगह पर तो a का मान रखने पर ये है 2b बराबर a², क्या है, 2b बराबर a², तो 2b² बराबर a² है, a² की जगह पर 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2b² बराबर 4c² ये आएगा। इसका अर्थ है कि b² इसका अर्थ है कि 2 b² से विभाजित है, 2 b² को विभाजित करता है, अतः जब 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ है 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अतः a और b में कम से कम
कम से कम एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है? 2 है। उभयनिष्ठ पूर्णांक देखो, ए को भी 2 विभाजित कर रहा था और बी को भी कर रहा है, तो उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है? 2 है। परंतु इससे हमें इस तथ्य का परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। दो कोई भी उभयनिष्ठ, ए बी में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। परंतु इससे हमें इस तथ्य का इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि हमने क्या किया था? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण इससे हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन √5 वाला करके आना और बताना, जो भी ना समझ में आए हो वो जरूर कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी कक्षा 9 विषय गणित की तीसरी क्लास है, प्रश्नावली 1.2 और टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या, सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। क्या होती है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या ये पहले भी जान चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। या फिर इसकी एक परिभाषा और होती है कि जिनका वर्गमूल नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये आप जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √2, √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है। और जैसे कि √4 है तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं नहीं है। 9 है, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, कूलर बंद कर दो थोड़ा सा, इतनी आवाज आते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर 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 वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, इसमें चलो अब वास्तविक संख्याओं में देखो, एक है 1870 में 2 जर्मन गणितज्ञ केंटर और डेडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया। उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। मतलब उनका ये है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, तो उन्होंने संख्या रेखा पर निर्धारण कर करके बताया है। चलो अब जैसे √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, आप जान चुके। अब इसका क्या करना है? आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, पूरी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये तो पूरी थ्योरी है। बार बार PDF कहीं चलो, तो आप एग्जाम्पल तो आप देख ही लेंगे। और इसमें एक और पाई, जो पाई है ना, पाई, पाई भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट में आते हैं क्वेश्चन। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और ये 22/7 उसका मान परिमेय संख्या है। अब देख लेते एग्जाम्पल, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना है। तो चलो √2 का निर्धारण देख लेते, एक एग्जाम्पल भी देख लेते, फिर प्रश्नावली पे चलते हैं। चलो देखो, इसमें लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं। जी O हो गया, ये हो गया, और ये B हो गया, ये B हो गया। अब क्या करना है? एक एकक लंबाई की भुजा का वर्ग,
एकक लंबाई की भुजा का वर्ग देखते। पहले एकक लंबाई, एकक, जो यहाँ से सॉल्व करना चालू हो गया। एकक लंबाई, एकक लंबाई जिसको मात्रक भी बोलते हैं, कि लंबाई की भुजा की, लंबाई की भुजा वाला, भुजा वाला वर्ग, भुजा वाला वर्ग लिया उन्होंने, यहाँ से ऐसा, और ये ले लिया ओ ए बी और सी, ओ ए बी सी। अब इसमें क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखो एक ए है और एक ए है, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो आपने त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी से पाइथागोरस प्रमेय, बी से पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, देखो ये कर्ण होता है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, और ये लंब है। ठीक है, तो कर्ण, कर्ण तो निकालना है, तो जी तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद लंबाई एक है, तो एक का वर्ग करेंगे, प्लस आधार भी एक है, तो एक का, इसका मतलब क्या है, एक एक दो हो जाएगा, दो। तो ये कर्ण निकालना है, कर्ण का वर्ग है, तो यहाँ से कर्ण का वर्ग हट के क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण अपना कितना आ गया, √2 आ गया, इसीलिए ये हो गया √2 का निर्धारण। ठीक है, ये आ गया आपका √2, ये आ गया आपका √2। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण, √2 का निर्धारण कर्ण के रूप में हुआ है, कर्ण के रूप में है, कर्ण के रूप में है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 3 है, तो तीसरे नंबर का उदाहरण भी है। तो जैसे ये √2 आ गया, अब इसको फिर से इसको कर्ण मान लेंगे, इसको और इसको कर्ण मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, एक और लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद उसका निर्धारण हो जाएगा। चलो इसको देख लेते, इसी से देख लें क्या, अरे यार एकक, एकक मात्रक की लंबाई, मात्रक की लंबाई। अब इसी से अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, क्योंकि इसी से होना है। तो √2 का निर्धारण तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, √2 का निर्धारण हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो √2 आ गया, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से इसको ये कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये भी इसका एक आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। फिर से पुनः पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो यहाँ पर फिर से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग तो निकालना है। कर्ण क्या है? ए बी सी तो हो गया था, डी मान लेते हैं। तो कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा? ओडी का वर्ग। ओडी का वर्ग बराबर लंब। लंब क्या है? ए का वर्ग प्लस आधार। आधार है √2 का वर्ग। तो ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ओडी का स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, 3 आ गया। तो ओडी बराबर क्या आ जाएगा? इसका वर्ग हटके इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ गया ओडी, मतलब ये कर्ण आ गया। तो ये हो गया इसका √3 का निर्धारण। तो यहाँ पे क्या आ गया? √3 आ गया। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं। √3 के बाद √5 का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे कि ये है संख्या रेखा, ये है संख्या रेखा। तो इस पे तो कोई भी अंक आ सकता है, 0। यहाँ पे प्लस की संख्याएं होती हैं, और इस साइड क्या होती हैं? माइनस की संख्याएं होती हैं। तो जो 0 होता है, इसके बाद ये ए है, ये ए है। तो यहाँ से बनाया था ए। ठीक है, तो यहाँ से ये कर्ण खिंच गया, तो इसको 1 माना था, इसको 1 माना था। तो इसका मान कितना आ गया था? √2 आ गया था। √2 आ गया था। फिर इसको माना था, इसको भी 1 माना था, तो इसका मान आ गया था √3। ऐसे संख्या का निर्धारण किया था। तो यहाँ पर PO2, यहाँ पे 3 का निर्धारण होना है समथिंग, जैसे कि ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 होगा, तो 2 यहाँ पे होगा 3। तो 2 के बीच में आएगा जी मान, इसीलिए यहाँ से Q से यहाँ से डॉट 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 यहाँ तक ये हो गया संख्या रेखा पर निर्धारण। ठीक है, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? √3 आएगा। और इसका क्या माना था? D माना था। तो OD बराबर √3 आ गया। ठीक है, जो भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, कल एक्सरसाइज करवाएंगे क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती। तो फिर ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर समझ में आया हो तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी क्लास कैसी लगी। और क्या होता, मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाती है, तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देखना आप। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है HCF और LCM। तो HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? HCF, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले अपन HCF समझ लेते हैं। ठीक है, HCF क्या होता है? HCF समझ लेते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासापा, इसको महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मासापा लिख देते हैं। मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है
होती है होती है जिससे वह होती है जिससे वह जिससे वह संख्याएं जिससे वह संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित विभाजित हो जाए। वह बड़े किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वह संख्याएं पूरी 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 विभाजित हो जाए। क्योंकि एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, टू लेवल लगा देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो एचसीएफ होता है। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सी एफ, एफ भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी एलसीएम की परिभाषा क्या होगी? किन्हीं दो या दो से, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का, अधिक संख्याओं का ला सा पा, वह छोटी से छोटी संख्या, देखो लोअर लिखा है तो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होती है, संख्या होती है जिससे वह संख्याएं पूरी 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 विभाजित हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या है, लोअर मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं में कॉमन आ जाए, वह छोटी। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते। उदाहरण है 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो विधि होती है एचसीएफ में दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि से करते हैं, एक भाग विधि से करते हैं। तो सबसे पहले भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि, भाग विधि में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। ठीक है, तो देखो 51 छोटी संख्या, 85 बड़ी संख्या है, इसका भाग तब तक देते हैं जब तक कि शून्य ना आ जाए। 51 एकम 51, चलो इसको घटा देते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब
34 34 का भाग किस में दे देंगे, इसमें 51 में दे देंगे। ये भी एक बार जाएगा, 34 एक 34, एक के माने 11, 11 में से 4 गए, कितनी बची 7, हाथ से ले तो 5 में से 4 गया, एक बचा। चलो अब देखो ये फिर से रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, तो फिर से भाग देंगे। तो अब इसका भाग इसमें देंगे 34 में, तो 17 दूनी 34, ये आ गया आपका एचसीएफ। कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 17 आ गया। अब देखो, अब जब 17 आ गया, जी 17 आ गया, तो इसका भाग दे लो इसमें 153 में, इसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो 17 90, 9 7 9 7 63, और 9 और 6 15, तो ये भी कट गया। इसका मतलब आपका HCF कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो एक विधि और भी देख लेते, ये है भाग विधि। चलो गुणनखंड विधि देख लेते हैं, क्या गुणनखंड विधि देख लेते हैं। खंड विधि, गुणनखंड विधि, जैसे कि 51 है, 85 है और 153 है। इसको देखो लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 30 आते। जिसको नहीं आता है तो हमने कल भाग दे के बताया था, तो वो वीडियो देखना। 17 एकम 17। फिर इसके बाद 85 पे चलते हैं। देखो ये 5 से कटेगा सबसे पहले, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, 17 एकम 17। इसके बाद इस पे चलते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 30 आते 21, फिर 17 एकम 17। तो इसका HCF देख लेते हैं, 51 बराबर 3 गुणे 17, फिर इसके बाद 85, इसके हैं 2, 5 गुणे 17, फिर इसके 153, 153 के गुणनखंड कितने हैं, 3 गुणे 3 गुणे 17, ये है। तो HCF बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है, जो तीनों में कॉमन आए। तो देखो 3 इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। 5 देखेंगे, देखो ना इसमें है ना इसमें है, तो 5 को भी हटा देंगे। तीनों में कॉमन क्या है, 17 है कॉमन के बाद। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो, या फिर भागफल विधि या फिर गुणनखंड विधि, तो आप जरूर बताना कमेंट में कि आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलसीएम का। चलो उदाहरण 2 एलसीएम का देख लेते हैं। 90, 126, 135 और 255, 255 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, चलो इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। इसको शॉर्ट में एलसीएम बोल देते हैं। तो कल हमने गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालना बताया था, गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया था, उसी विधि से ये एलसीएम निकाल आएगा। 90, चलो 90 का निकाल लेते, 2 से कट जाएगा ये 45 बार। फिर इसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, भाग दे दे के निकालना आप। 5 3 5 15, फिर 5 एकम 5। इसके बाद है 126, 126 में सबसे पहले देखो 2 का भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, भाग दे के देख लिया करो। 126 देखो, 2 छक्के 12, फिर आ गया इसके बाद 6 अंक लेंगे और 2 तिया 6, तो देखो 63 आ गया, 63 आ गया। अब इसको फिर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 आ गया, क्योंकि सम संख्या होती है तभी 2 से कटता, तो अब 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर से 3 से 30 आते 21,
और फिर इसके बाद 7 से काट देंगे। ठीक है, अब बचा है 135। इसको देख लेते हैं। देखो 5, ये 5 है लास्ट में, तो या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो 3 से देख लेते, 3 चौको 12, एक हासिल, तो ये 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे 5, 5 एकम 5 और 255। इसको देख लेते हैं। 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 5 15। फिर इसके बाद अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 साते 35 और 17 एकम 17। 17 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी नंबर से नहीं कटती, तो सीधे 17 से काट देंगे। चलो अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 90 बराबर कितने हैं गुणनखंड? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसके बाद 126 के कितने हैं? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। इसके बाद 135 देख लेते हैं। 3 गुणे 3 की पावर कितनी है? 1 2 3, तो 3 की पावर 3 चढ़ा देंगे और 5 की पावर 1 और 255। इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते? देखो इसमें क्या करते, हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट जो सबसे बड़ी घात होती है और सब में कॉमन हो वो लेते, और नहीं भी कॉमन हो तब भी लेते। तो चलो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम देखो, सबसे बड़ी घात, इन सभी में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 की पावर 3 है। 3 की पावर कितनी है? 3 है, तो 3 की पावर 3 लेंगे। फिर इसके बाद 2 की पावर सबसे बड़ी किसमें है? देखो 2 तो सभी जगह, 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी लेंगे, तो 2 की पावर 1। फिर इसके बाद है 5। 5 किस किस में है? 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। और फिर इसके बाद बचा 7। 7 किसी में भी नहीं है, लेकिन लेना तो है। और इसके बाद बचा है 17। 17 17 ले लें, 17 की पावर भी 1 है। देखो 3 बार 3 तिल का 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 दूनी 54, 54 गुणे 5, 54 गुणे 7 कर देते, जी 7 लेंगे, 17.85 यहाँ लिख लेंगे। तो 7 चौको 28, 7 पने 33, 36, 37, 37। अब इसका गुणा 85 में करना है। 85 में कर लेते, 3 7 8 गुणे 85, 8 पन 40, 7 पने 35, 35 और 4 36 37 38 39 की 9, 15 16 17 18, 3 हासिल आए, 8 अठैया 64, 6 हासिल और 8 छंग 8 साते 56, 57 58 59 60 61 62, 62 की 2 हासिल 6, 8 दूनी 8 24, पंचे 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। 0 9 10 13 की 3, 10 11 की 1 1 1 2 और ये 3, तो कितना आ जाएगा? 3 2 1 3 0। ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है जी, क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया 31,130। ठीक है, आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कौन सी विधि आपको अच्छी लगी बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।